बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पाकिस्तानीज। आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। और पाकिस्तान 13 साल के बाद एशियन वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, यानी कि अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता है। और I don't know how to express myself. I don't have words to express my feelings. पाकिस्तानी तुझे सलाम, एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से सलाम। और मैंने कहा था ना हमारे छोटे लड़के कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, कारनामा दिखाया ना करके। क्या बात है भाई, कमाल पर परफॉर्म किया। ये जो हमारी अंडर 19 क्रिकेट टीम है एशिया की चैंपियन बन गई है, और 5 नहीं 10 नहीं 13 सालों के बाद। और हराया किसको मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल सब लोग जिस तरीके से टीवी स्क्रीन से जुड़े बैठे थे, ये मंजर हमने जब देखा था जब इंटरनेट के ज़माने और सोशल मीडिया का ज़माना और मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। मेरे माय फादर हैज़ अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन सोफ़ा, वो उधर ही बैठ के टीवी देखते हैं, लेकिन कल वो बहुत क्लोज टीवी देख रहे थे। मैंने कहा खैरियत है क्या हुआ, तो कहने कि तुम्हें नहीं मालूम इस वक्त पाकिस्तानी टीम क्या कमाल कर रही है। ये परफॉर्मेंस देखने वाली थी, और ये जो मार्का इन्होंने मारा है ये याद रखा जाएगा। हिस्टोरिक मैच था ये खिलाड़ियों का। फिर जब खिलाड़ी, अच्छा पहले हम कल के मैच की बात कर लेते हैं ना। कल तो फिर अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को 191 रन से शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी टीम पीआईए की परवाज K212 से खैर न्यू एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। वहां पर उनका इस्तकबाल भी किया गया भंगड़ों की थाप पर। पहले जरा हम ये इस्तकबाल से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं हमारे शाहीनों का कैसा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है। ये मंजर आप देख रहे हैं जनाब, और रिवायती हरीफ को हरा कर आना कोई छोटी बात नहीं है। ये लड़के हमारे छोटे लड़के खेले, लेकिन काम इन्होंने बड़ा किया है। सो अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को 100 नहीं 191 रन से हराने के बाद जब ये पहुंचे, तब आप इनका फातेहाना अंदाज में इनकी आप एंट्री देखें। उसके बाद जो इनका ढोल की थाप पर रक्स किया गया, गुलपाशी की गई। शायकीन दूर दूर से अपने कौमी खिलाड़ियों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, और एयरपोर्ट की फिजा नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद की फिजा से गूंज रही थी। यस, दिस वाज द ट्रॉफी। फिर ट्रॉफी भी उन्होंने आके लहराई, और आप ये देखिए कैसे गुलपाशी की जा रही है हमारे खिलाड़ियों। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने अंडर 19 क्रिकेट टीम को वेलकम किया। खिलाड़ियों को जी गुलदस्ते पेश किए गए। मैं तो देख रही हूँ पूरे यहाँ पर जी तमाम जो बारात का एक समा नहीं होता, ऐसे घोड़े भी यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा जी, फूलों की पत्तियां निछावर रही, और हमें पता है कि लाहौर में जी कितना सर्द मौसम है। इसके बावजूद एयरपोर्ट पर शायकीन क्रिकेट अपने कौमी हीरोज़ के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। और शाहीन ने कौमी टीम की हौसला अफजाई के लिए उनके हक में, यानी शाहीन तो हम सारे ही माशाल्लाह, और ढोल की थाप पर रक्स किए, भंगड़े डाले, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अच्छा, गैर मामूली सिक्योरिटी थी, तो इसके बायस मीडिया जो से खिलाड़ी जो है वो बात नहीं कर सके, और कौमी अंडर 19 टीम को खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ डबल डेकर बस के जरिए होटल पहुंचाया गया, और भारतीय टीम को शिकस्त देने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। तो आज एक अहम इवेंट इस सिलसिले में भी है कि आज वज़ीर आज़म हमारे इन शाहीनों से मुलाकात भी करेंगे। बिल्कुल जी, और सदर ACCI मोहसिन नकवी ने सब खिलाड़ियों के एजाज में 50 लाख रुपए पर हेड इनामी रकम देने का ऐलान कर दिया है। और कल वैसे मोहसिन नकवी साहब के चेहरे पे जो खुशी थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, कितने वो मुतमईन थे। ही वाज सो प्राउड कि यार ये उनकी काविशों का सिला था। आप ये देखें, और ये देखें ट्रॉफी। अच्छा, वैसे हमारा जो रिवायती हरीफ है भारत, उसके अंदर अंगारे जल रहे होंगे ये मंजर देखेंगे। उनकी एक ट्रॉफी भी हमारे पास पड़ी हुई है, उनके बड़े लड़कों की ट्रॉफी हमारे पास पड़ी है एक्चुअली, और ये हमने मैच जीत लिया है। तो सेटबैक पे सेटबैक भारत के लिए। अच्छा जी, फाइनल में जरा थोड़ा सा आपको बता दें, रिमाइंड करा दें, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है स्टैट्स बताते हुए। रिवायती हरीफ को हमने आउट क्लास करके रख दिया, चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो, और हम हावी रहे। अच्छा, 13 साल बाद ये मैच जीती है, पाकिस्तान ने फाइनल में भारत की एक ना चलने दी। अच्छा जी, सबसे पहले आपको ज़रा हम बताएं कि बॉलिंग में विकेटें भी उड़ाई गई, लेकिन जो इस पूरे मैच के जो हीरो हैं, 172 रन जिन्होंने स्कोर किए और 347 टोटल हमने स्कोर किए। हम समीर मिन्हास की कैसे बात नहीं कर सकते। सिर्फ 113 गेंदों पर 172 रन की यादगार इनिंग्स इन्होंने खेली है, और इन्होंने जनाब 9 छक्के और 17 चौके लगाए। सोचे कितना महसूस हुए शायकीन क्रिकेट। समीर मिन्हास का मुझे कोई जरा पर्सनल इशू लग रहा था भारत के साथ, जिस तरीके से वो भारत को पीट रहे थे, कोई पर्सनल मसला लग रहा था। क्या बात है समीर मिन्हास की, और भारत को हमने 348 रन का हदफ दिया। अच्छा, इसके ताकुब में जी
भारतीय ओपनर जो हैं वो तेज़ रन बनाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन शाहीनों के सामने कहते हैं ना कोई बैटर टिक नहीं सका। और ये जो रेत की दीवार, ये जुमले अब याद आते हैं, हम कहते थे ये मुहावरे ही कहाँ पर इस्तेमाल अब होने। रेत की दीवार साबित हुए, पूरी टीम 156 रन पर ही ढेर हो गई है। बिल्कुल जी, तो जरा अपने पैनल के जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं नजीबुल हसनैन साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मायना साबिक क्रिकेटर, कामरान अकमल साहब और शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदे खुसूसी। कामरान भाई से जरा आगाज़ कर लेते हैं। कामरान भाई, कल के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने मुतमईन है हमारी परफॉर्मेंस से और दिल खुश कर दिए छोटे लड़कों ने? बिल्कुल जी, बहुत दिल खुश कर दिया। फिर उससे ज़्यादा खुशी ये बात हुई है जो उनका वेलकम किया, पाकिस्तान आए हैं तो बड़ी परफॉर्मेंस, बड़ा वेलकम और मैच देखने का भी मज़ा आ गया। जैसे अब जीतना चाहिए था वैसे मैच जीता, बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई समीर ने, बॉलर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, ओवरऑल टीम एफर्ट लगी है, गेम प्लान अच्छा था और टॉप क्लास क्रिकेट खेली। और ये फाइनल मेरे ख्याल से अब कभी भूलेंगे नहीं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं भूलते ना ऐसे ये अंडर 19 का फाइनल भी एशिया कप का नहीं कभी भूलेंगे। बिल्कुल। और नजीब, ज़रा आपकी तरफ आती हूँ, ज़रा समीर की हम बात कर लेते हैं। फाइनल के हीरो समीर मिन्हास पूरे इवेंट में छाए रहे। अच्छा, गेंद उनके बैट पर लगते ही चौके या छक्के का ऐसा लगता बिल्कुल यकीन ही हो जाता था। तो फाइनल में 113 गेंदों पर 9 छक्कों 17 चौकों की मदद से 172 रन बनाए। तो आप उनकी इनिंग्स जो कि है बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आपका एनालिसिस जो है बड़ा डिफरेंट होगा यकीनन। आई होप सो। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है और जिस तरह से इसने परफॉर्म किया, कल भी हम सब यही बात कर रहे थे कि एक छोटे लड़के में ना 50, 60, 70 करने के बाद उसकी भूख ना खत्म होना, इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि आप एक बड़े स्कोर पे जा रहे हैं, फॉर्म अच्छी है तो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। इसी इवेंट के अंदर 177 की इनिंग भी वो खेल चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक कमजोर ऑपोजिशन के खिलाफ थी और इतना बड़ा मैच नहीं था। फाइनल में आके इंडिया के खिलाफ ये इनिंग खेलना, ओवरऑल 157 का उनका एवरेज बन रहा है, दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल। मतलब मैं हैरान हूँ जिस तरह से इस बंदे ने खेला है। ऑब्वियसली इट्स अ स्टार्ट ऑफ हिज करियर, आगे जाना है, कंसिस्टेंट रहना है, बट बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। शाहिद भाई, आपकी ज़रा इनिशियल रिमार्क्स चाहूँगा छोटे शाहीनों की कल की परफॉर्मेंस के ऊपर। कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और ये देखें, कोई भी एक प्रोसेस फॉलो करती है जब क्रिकेट बोर्ड, उसका एक फ़ायदा होता है। पिछले 3-4 साल पहले एक कैच देम यंग प्रोग्राम शुरू किया था 2019 में, नदीम खान थे उसमें, हसन चीमा थे उसमें। उस प्रोग्राम ने ये सारे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं। फिर शाहिद अनवर हेड कोच, 2-1 साल से वो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के साथ हैं, बड़ा हार्ड वर्किंग हेड कोच है। फिर सरफराज आए मेंटोर, तो एक प्रोसेस फॉलो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उस प्रोसेस का पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। 2012 में हमने इंडिया के साथ जॉइंट टाइटल जीता था एशिया अंडर 19 कप, तो उसके बाद से ये बड़ी कामयाबी है और इससे पाकिस्तान को अगले महीने 15 जनवरी से अंडर 19 वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है, तो उसके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। और जब आप एक टोटल बनाते हैं 347 और आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी से कितनी कंपैरिजन है। पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी में हारे 2017 में, फाइनल इंडिया को हराया। इधर भी पहला ग्रुप मैच 90 रन से हारे, दूसरा मैच हमने 191 से फाइनल जीता और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 348 स्कोर किया था, यहाँ 347 स्कोर किया, तो बड़ी कंपैरिजन है। और जिस तरह समीर ने बैटिंग की, वो अरफात मिनाज का छोटा भाई है। अरफात मिनाज 4 T20 पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। उसके फादर बहुत ही पैशनेट क्लब क्रिकेटर रहे हैं। क्रिकेट मैच होते हैं तो कैमरा उठा के आ जाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। ऑल्दो बड़े अच्छे बिजनेसमैन है और एक छोटा भाई भी है अभी उसका, अब्दुल्ला मिन्हास, वो अंडर 14 अंडर 15 क्रिकेट खेलेगा। पूरे वालिद ने तीनों बच्चों को बड़ी अच्छी क्रिकेट की एक गाइडेंस दी है और समीर ने जिस तरह कल मैच खेला, लेकिन साथ ही साथ बॉलर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी। आप 347 348 का टारगेट दे देते हैं, लेकिन अगर आप विकेट नहीं लेते, पहले 2 ओवर में इंडिया के 32 रन बन गए थे, लेकिन अली रजा ने जिस तरह बॉलिंग की 4 विकेटें, अब्दुल सुभान पूरे टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उसके साथ मोहम्मद सियाम, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग की। अहमद हसन एक बड़ा अच्छा स्पिनर पाकिस्तान को मिला है, निकाब एक बहुत अच्छा स्पिनर है। तो ओवरऑल एक प्रोसेस फॉलो किया, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी पाकिस्तान को मिली है और इंडिया के खिलाफ जब भी कामयाबी मिलती है आइसिंग ऑन द केक होती है। बिल्कुल। आपने इनकी फैमिली का जिक्र किया, मिन्हास फैमिली का, माशाल्लाह पूरी इनकी फैमिली में हम देख रहे हैं एक क्रिकेट को लेके बड़ा पैशन है। तो क्यों ना ज़रा इस वक्त देख लेते हैं कि फैमिली जो है किस तरह इस वक्त
जीत को वसूल रही है और जाहिर है उनके जो इलाका है समीर मिन्हास का, वहाँ पर एक तो जश्न का पूरा समा है। तो ज़रा आप तीनों हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे नुमाइंदे राना फारूक मुल्तान में ज़रा उनकी तरफ चलते हैं। राना फारूक, बताइएगा, एयरपोर्ट पर तो ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, रात से अब तक सेलिब्रेशन का क्या सिलसिला जारी है? जी, टीम तो लाहौर पहुंच चुकी है और इस वक्त हम समीर मिन्हास के घर पर हैं। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान ये मैच जीता, शानदार फतह समेटी, तो उसके बाद लोगों का तांता बंद गया। हमने देखा कि मुल्तानियों ने भरपूर जश्न मनाया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मुबारकबादें दी। और यहाँ पर इस वक्त समीर मिन्हास के वालिद काशिफ मिन्हास मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जनाब अली, पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि माशाल्लाह आपके बेटे ने इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली और हिंदुस्तानियों की चीखें निकलवा दी हैं। कितने खुश हैं आप? जी माशाल्लाह जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि कल पाकिस्तान ने ये मैच जीता है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग, पूरी फैमिली प्राउड फील कर रही है। मतलब मेरा पूरा पाकिस्तान इतना खुश है, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने कल बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और उसके अलावा बाकी टीम के जो बच्चे हैं उन सब ने भी भरपूर मेहनत की और इंडिया से हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है उससे कल ये हैप्पी संडे वाले दिन उनसे ये जीत अपने नाम की। अच्छा, ये बताइएगा, मैच से पहले आपकी बात हुई थी समीर से, कोई डायरेक्शन दी थी आपने, क्योंकि आपका भी क्रिकेट से बड़ी लगाव है? जी बिल्कुल, हर मैच से पहले मेरी अपने बच्चों से बात ज़रूर होती है। उनको बस यही कहा हुआ कि बेटा कि जो कॉन्फिडेंस आप लोगों के पास है ना, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ आप लोग। और वो वही हमेशा उसको यही कहा था कि जो सिचुएशन हो, मैच की कंडीशंस की, पिच की, उसको देख के अपने आप को आपने वैसे खेलना है। अच्छा, जब समीर इंडियन बॉलर्स की ठुकाई कर रहे थे, उनको तहस नहस कर रहे थे बॉलिंग लाइन को, उस वक्त वो छक्के मार रहे थे, तो क्या दिल की धड़कनें क्या थी कि भाई आराम से खेले, ज़रा अपनी विकेट बचा के खेले, तो क्या उस वक्त दिमाग में चल रहा था? दिमाग में यही चल रहा था कि मैं खुद भी ऐसे ही खेलता था, तो मुझे अपने बच्चों को भी ऐसे ही देखना है। उनको इसी तरीके से, जिस तरीके से वो लोग खेल रहे थे, मुझे खुशी हो रही थी कि वो जिस तरीके से खेल रहा है। देखें, आउट होना ना होना वो एक नसीब होता है, किसी बॉल पे भी हो सकता है, लेकिन जो वो जिस अंदाज से खेल रहा था ना, बहुत इंजॉय किया था। अच्छा, बहुत इंजॉय इन्होंने भी किया और हमने भी खूब इंजॉय किया। बहुत शुक्रिया फारूक, आप हमें कौमी हीरो के वालिद साहब से मिलवा रहे थे। अच्छा जी, ज़रा कामरान भाई का रुख कर लेते हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि कामरान भाई, पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 दोनों टीमों ने ट्रॉफियाँ उठाई और क्या कहते हैं उसको, क्या स्ट्रांगली लड़के पावरफुल मैच दिखा के फिर ट्रॉफियाँ लहराई। तो क्या पीसीबी को इन दोनों टीम्स में से बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए? आपको लगता है कि फ़िल्टर करने चाहिए खिलाड़ी इन्हीं टीम्स में से? देखें, क्या नाम है, साइम। तो अभी तो स्टार्ट साइम जी कामरान भाई। अच्छा, कामरान को हम रिकनेक्ट करेंगे। शाहिद साहब की तरफ चलते हैं। शाहिद साहब, ज़रा बताइएगा, अब हमने देखा जी पाकिस्तान शाहीन और अंडर 19 हम देख रहे हैं, दोनों टीमें जो हैं उन्होंने ट्रॉफियां उठाई हैं। अब बेहतरीन खिलाड़ियों पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं? अब ज़ाहिर टैलेंट तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इस टैलेंट को आगे कैसे लेकर चलना है? यही टैलेंट हम देखते हैं, जब रॉ टैलेंट होता है तो बड़ा लोगों को अपील करता है, जिस तरीके से उन्होंने चौके छक्के लगाए हैं। मगर जब हम देखते हैं जी इंटरनेशनली प्ले करने का मौका आता है, ए टीम में खेलने का मौका मिलता है, तो फिर ज़रा परफॉर्मेंस जो है वो डावाडोल होनी शुरू हो जाती है। तो अब इनको लेके कैसे चलना है आगे इस टीम को? देखिए, प्रॉपरली ग्रूम करना पड़ेगा। जब हम राइजिंग स्टार एशिया कप जीते तो मास सदाकत ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए, फाइनल में भी बड़ी अच्छी उनकी कारकर्दगी, ओवरऑल बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मास सदाकत को अब पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बना लेना चाहिए। कल मैं देख रहा था इंटरनेट पे भी और ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये आ रहा था कि कल समीर मिन्हास को पाकिस्तान की टीम में डाल दें। ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स रास्ते में कहीं खो जाते हैं। हमारी अंडर 19 की टीम 2004-2006 में वर्ल्ड चैंपियन बनी, लेकिन उसके बाद से हम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने। हमने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2010 के बाद इंडिया को कभी शिकस्त नहीं दी, ऑल्दो कि हम 2020 के बाद उनसे खेले भी नहीं। तो एक प्रोसेस फॉलो करें, इनको प्रॉपरली ग्रूम करें। अब अंडर 19 के प्लेयरों को शाहीन में लेके जाएं। शाहीन में अब वो प्लेयर ना डालें जो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। प्रॉपरली ग्रूम करेंगे तो ये प्लेयर हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा नजीब भाई, एक और एंगल है इस विक्ट्री का जो मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता, वो है सरफराज की मेंटोरशिप। आप कैसे देखते हैं कि सरफराज, आपको लगता है कि बहुत खुशकिस्मत साबित हुए इस टीम के लिए, और उनकी मेंटोरशिप को मज़ीद आगे लॉन्ग टर्म में कितना इफेक्टिव देखते हैं?
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले शाहिद साहब ने एक बात की थी कि कितनी सिमिलैरिटी थी चैंपियंस ट्रॉफी से इस इवेंट में। पहला मैच हारे, वन साइडेड, फिर फाइनल वन साइडेड हराया। तो क्या पहला मैच हारने के बाद सरफराज ने इन लड़कों को नहीं कहा होगा कि इफ वी कैन डू इट यू कैन? वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया होगा। तो ये जो मेंटोर का कॉन्सेप्ट है वो होता ही जूनियर टीम के साथ है। वो अच्छा ही वहां लगता है, क्योंकि प्लेयर सिर्फ इन अपने स्टार्स को इम्प्रेस करने के लिए भी अच्छा खेल रहे होते हैं। गाइडेंस तो वही चाहिए ना, इन छोटे बच्चों को ही चाहिए ना, और इन लड़कों से चाहिए जिन्होंने किया हुआ है, देव डन इट टाइम एंड अगेन। तो वो वहां पे जो अपनी एक्सपर्टीज ट्रांसफर करते हैं इन बच्चों के अंदर, उससे डेफिनेटली फायदा होता है। अब यही पॉइंट जो हम सब कल से ये बात कर रहे हैं, आज भी इसको दोबारा रिपीट करेंगे, कंसिस्टेंसी इज द प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ। आप रॉ टैलेंट पे तो जीत जाओगे, आपके बच्चे दुनिया के बच्चों से बराबर या उनसे बेहतर भी होंगे, लेकिन जब आप उस लेवल पे जाते हैं जहां पाकिस्तान टीम आती है, वहां तक या तो ये बच्चा, जैसे शाहिद साहब ने कहा, कहीं खो जाता है, वहां तक पहुंच नहीं पाता, या वहां पहुंचता है तो वो उस स्टेज के लिए रेडी नहीं होता। उस गैप को हमने फिल करना है और इनके पीछे रहना है। अब आइडेंटिफाई किए हुए प्लेयर्स को ग्रूम करना ही आपकी असली जिम्मेदारी है। आई थिंक इसमें पीसीबी का भी बड़ा एक अहम रोल है, बिकॉज जो इम्पोर्टेंस, जो स्पॉटलाइट हमारी टीम को मिलती है, इसी तरीके से इनको भी मिलनी चाहिए। कामरान, आपकी तरफ आती हूँ, ज़रा बॉलिंग की तरफ भी बात कर लेते हैं। जो पॉइंट शाहिद साहब ने भी उठाया था कि वैसे तो हम हमेशा देखते हैं फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रेंथ रही है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बड़े इसमें मसाइल भी आते रहे। अब अंडर 19 की जो परफॉर्मेंस है, इसमें अली रज़ा, अब्दुल सुबहान और सयाम ने जो टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, सो इन तीनों में आपको कितनी पोटेंशियल नज़र आती है आगे आने वाले दिनों में? वैसे इनकी ओवरऑल कारकर्दगी पे क्या कहेंगे? देखिए सदब, ये इनमें इतना टैलेंट है तो ये पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ गए हैं, और इसको बनाना कैसे, प्रोसेस कैसे बनाना है, इनको क्रिकेट मिलती रहे। वो ऐसे नहीं होगा कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया ये अंडर 19 में। जैसे सुमीर इस वक्त जैसे उसने बैटिंग की है, बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, अली रजा और बाकी जो बॉलर्स हैं, इनको फौरन पाकिस्तान टीम में ला के प्रोसेस पूरा नहीं होना। अभी चैलेंजिंग बहुत है इनके लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको बिजी रखना है, शाहीन के टूर रखने हैं, और शाहीन के टूर यही होते हैं कि जो अंडर 19 से ओवर है जो शाहीन में जाए। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता है कि शाहीन का टूर आता है, 15 में से 13 लड़के पाकिस्तान खेले हुए ले जाते हैं, और जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, जो यंगस्टर अंडर 19 होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। जो हम पिछले 10-12 साल से यही देखते हुए आ रहे हैं, टूर होता है अंडर 19 के लड़कों का पता ही नहीं चलता है, 1-2 के अलावा बाकी पूरे इग्नोर किए जाते हैं। तो प्रोसेस बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसी परफॉर्मेंस आई है, अभी एशिया कप है, इंडिया से बहुत बड़ी टीम से मैं समझता हूँ जीते हैं, जिनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में माना जाता है। एक प्रोसेस के साथ एक सीरीज वो खेलते हैं, फिर इवेंट में आते हैं, तो उस टीम से जीतना बड़ी बात है, और बड़ी अच्छी टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, जो उनके हेड कोच है शाहिद अनवर, राहुल इफ्तिखार बॉलिंग कोच है, मंसूर अमजद फील्डिंग कोच है, सरफराज ड्रेसिंग रूम में है, मेंटोर भी है, मैनेजर भी है। तो इन प्लेयरों के साथ मेंटोर लगते हुए भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन प्लेयरों को ज़रूरत होती है बड़े प्लेयरों की कोचिंग करने की, मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की। लेकिन देखिए, खिलाड़ी भी तो सुन रहे हैं ना, अपनी जो मैनेजमेंट है, जो मेंटोर हैं, जो कैप्टन है, एक ये भी कल्चर डेवलप होना चाहिए। कामरान, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें, ये उसी सूरत होता है कि जब आप टाइम देते हैं। जैसे ये टीम लड़के देख रहा था, टूर्स तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कैंप लगा हुआ था। अजहर अली पहले इनके साथ था 3-4 महीने, उसने काम किया, कैंप लगा हुआ था। फिर एकदम से सरफराज को अपॉइंट किया, सरफराज के अंडर कर दिया। तो ये सारी एक टीम एफर्ट है। तो मेरे ख्याल से पीसीबी ने अब इस क्या नाम है, इस फार्मूला को कंटिन्यू रखना, फिर जाके हमारी बेहतरी होगी। क्योंकि इन लड़कों को अगर प्रोसेस बनाया जाएगा, इनको क्रिकेट खिलाते जाएंगे, इनके टूर्स करवाते जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है डोमेस्टिक टीमों के जहाँ जहाँ ये अपनी अपनी रीजन डिपार्टमेंट क्रिकेट में ये लंबी क्रिकेट खेलेंगे, 4-डे क्रिकेट खेलेंगे, 1-डे खेलेंगे, तो ये मजीद बेहतर होते जाएंगे, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ये T20 की तरफ इनको ना लगा दीजिएगा, NOC ना दे दीजिएगा, इनको अगले 1 से 2 साल इनको डोमेस्टिक खिलाइएगा। ये ना कीजिएगा मीडिया या कुछ लोग या पीसीबी के 172 की इनिंग्स खेल दी समीर ने, अभी इसका नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान टीम नहीं है। इसको नेक्स्ट 2 साल
2.5 साल 3 साल इसको ऐसे क्रिकेट खिलानी है, इन बच्चों को खिलानी है जिससे ये पक्के होके आए। हमारी प्रॉब्लम यही है पाकिस्तान में, एक परफॉर्मेंस पे हम लोग अंडर 19 की हो, PSL की हो, 19-20 साल का लड़का होता है तो हम कहते हैं फौरन इसको पाकिस्तान टीम में ले आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम में जाके भी वो अच्छा लंबा नहीं खेलता, प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। तो यही टाइम होता है कि इसको अगले 2-3 साल क्रिकेट मिले और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, परफॉर्मेंस हो, उतना पॉलिश नहीं हो पाता, अपनी स्किल्स उस तरह डेवलप नहीं कर पाता कि उसको एकदम से हम एक बड़े स्टेज पर ले आते हैं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, शाहिद साहब भी इससे एग्री कर रहे हैं, तो हम इसको वैसे कंटिन्यू रखेंगे। आप तीनों हमारे साथ ही रहिएगा। सो पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की जो जीत है उसका जश्न जारी है और हम भी इस पर मजीद भी बात करेंगे। आपने साथ रहना है। इस ब्रेक के बाद आते हैं। तो एक भारतीय फिल्म का एक जुमला था जी, सरफराज धोखा नहीं देगा। तो ये जुमला जो है ये हमारे सरफराज पे बड़ा फिट आ गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं जी, वर्ल्ड कप 2006 का उसके कैप्टन, फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आए, और अब आप ये देखें कि सरफराज की मेंटरशिप में जी हमारी अंडर 19 क्रिकेट टीम ने जी कल जो है फाइनल जीता, और बतौर खिलाड़ी या बतौर मेंटोर साथ हो तो भारत के लिए वो किसी डरावने ख्वाब से कम साबित नहीं होता है। तो सरफराज ने क्या कहा, क्या कह रहे थे, क्या उनके ख्यालात थे इस मैच के बारे में, जरा आपको दिखाते हैं। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये तमाम जो एफर्ट है वो लड़कों की है, क्योंकि ये बच्चे जो है पिछले 4-5 महीने से ज़बरदस्त बड़ी मेहनत कर रहे थे। मैंने तो कोशिश की है कि इनको सबको जेल किया है, और इसमें हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त अपना रोल अदा किया। लेक्चर कोई भी ऐसा नहीं दिया, ये कोशिश की इनको कॉन्फिडेंस दिया ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम इनको देख रहे थे, इनके अंदर टैलेंट मौजूद था। आई थिंक पिछले मैचों में शायद थोड़ा सा दब के खेल रहे थे, रिजल्ट की परवाह नहीं करें। उनको यही बोला कि आगे वर्ल्ड कप भी आप ही लोगों ने खेलना है। 2002 से अंडर 19 क्रिकेट जो है फॉलो कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 23 साल हो गए। मुझे नहीं लगता कि इतनी कमांडिंग इनिंग शायद इतने बड़े फाइनल मैच में किसी प्लेयर ने खेली हुआ है। क्या बात है वैसे। और साथ ही साथ कैप्टन फरहान यूसुफ ये कहते हैं कि खिलाड़ियों से बात हुई थी, हर सूरत मुस्बत क्रिकेट खेलेंगे, और इसी सोच के साथ मैदान में हम उतरे थे कि हम एक पॉजिटिव अच्छा मैच खेलेंगे। बॉलर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया, और ज़रा आपको सुनवाते हैं कि कैप्टन सर ने क्या कहा। नेशन वेट कर रही थी और हम तैयारी कर रहे थे पहले से 5-6 माह से, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अच्छे आए हैं। बहुत खुश हैं इस परफॉर्मेंस से, इस ट्रॉफी से। कोशिश करेंगे कि इसी चीज़ को आगे वर्ल्ड कप में कैरी करें। सैफी भाई बहुत ज़बरदस्त एक फ्रेंडली माहौल उन्होंने रखा, टीम का एक यूनिट बनाया, बहुत ज़बरदस्त उनके साथ काम किया, मज़ा आया। एज अ कैप्टन मुझे भी उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। हर प्लेयर से बात हुई थी, तो अगर पर्सनली भी 1-to-1 भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा यही था कि उन्हें जितना बूस्ट हो सके और जितना पॉजिटिव क्रिकेट खेल सकें, ये बात हुई। फास्ट बॉलर्स ने भी डिसिप्लिन बॉलिंग की है। इस ट्रू पिच पे इस तरह की बॉलिंग करना आसान नहीं है। जो रॉ टैलेंट होता है बड़ी उसमें पोटेंशियल नज़र आती है, लेकिन एकदम से जब वो हमारी टीम में आते हैं तो उसके बाद जो फिर हम ये सोच रहे होते हैं जी, अक्सर व बेशतर तो ये बातें भी हो रही होती हैं कि हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं है। टैलेंट तो ये रहा, अब इस टैलेंट को लेके आगे बढ़ना है, अभी आगे इस टीम ने मजीद खेलना है। वैसे सरफराज की मेंटरशिप के बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने कहा ना कि ओवरऑल पूरी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाना चाहिए। जैसे ये 4-5 कैंप लगा हुआ था, मैंने पहले भी कहा था कि अजहर अली पहले लीड कर रहा था, यूथ को सबको देख रहा था, उसने बड़ी मेहनत की है। फिर सरफराज आया, उसने अपनी इनपुट दी है, तो अच्छा साइन है। और इस टैलेंट को आपने निखारना होता है, टैलेंट होता है, लेकिन उसके लिए आपको फिर सिस्टम बनाना पड़ता है। उनको क्रिकेट कैसे खिलाई जाए, सिस्टम क्या बनाया जाए। अभी तो सदफ ये तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, और अपने टैलेंट पे ये कुछ ना कुछ हम लोग अचीव कर लेते हैं। अभी आप देखें कि सिस्टम कोई नहीं है। 3 डे क्रिकेट डोमेस्टिक आपकी 2 साल से हो नहीं रही। और आप देखें जुल्म कितना इन अंडर 19 टीम के साथ, वो ऑर्गेनाइज करनी कितनी ज़रूरी है। जब ये 3 डे खेलेंगे तो इस एज में ऐसी हमें इनिंग्सें नजर आएंगी जैसे सुमीर ने खेली 172 की। आप देखें उसकी हंगर खत्म नहीं हो रही थी जब वो आउट होके जा रहा था, तो मैंने 200 क्यों नहीं किया था। तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो इनकी क्रिकेट पहले ग्रास रूट लेवल पर लंबी होनी चाहिए, जो पहले होती थी जैसे खिलाई जाती थी। और उसके बाद आप देखें कि इनको सिर्फ हमने खिलाना, हमने ये अब बातें नहीं करनी मीडिया पे, जो मैंने पहले भी कहा था कि अब इनका नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान टीम नहीं है, इनका नेक्स्ट स्टेप डोमेस्टिक टीमें हैं। इनका नेक्स्ट स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज करे, और उसके बाद इनके टूर्स करवाए शाहीन के, और वहाँ पे ये अंडर 19 के लड़के 7-8 जाने चाहिए।
उसके बाद आप देखें जो डोमेस्टिक के हैं, आप देखें कि अभी डोमेस्टिक में मास सदाकत ने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। शामिल हुसैन अंडर 19 का खेला हुआ, वो कितनी टॉप क्लास बॉल परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इन लड़कों को हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देना, और डेफिनेटली इस एज के साथ बार बार कहता हूँ कि बड़े प्लेयर्स ही करने चाहिए, काम उनको ही करना चाहिए, उनसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। उन प्लेयरों ने ये फेज देखा होता है कि बड़े मैच में प्रेशर क्या होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना होता है। पहला मैच हारने के बाद सदफ कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा सकेगी। एक कॉन्फिडेंस दिया, मोटिवेट किया, बताया, जैसे सैफी ने बताया कि घबराए हुए खेल रहे थे, तो वही चीज़ हम लोग बात करते हुए आ रहे थे कि इनको अपना इंटेंट इसी एज में डेवलप करना पड़ेगा, इसी एज में गेम अवेयरनेस आनी चाहिए, तो इंटरनेशनली जाके ये कम्पीट कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे बड़ी टीमों के। तो वो चीज़ बतानी बड़ी ज़रूरी होती है। हेड कोच जो है शाहिद अनवर, मंसूर, राव इफ्तिखार, ये वो हैं कि जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, तो प्रेशर का पता है, तो बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग की है, बड़ा ज़बरदस्त प्लान रहा है। इसको कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट स्टेप जो है वर्ल्ड कप अंडर 19 का, वहाँ पे डिफरेंट टीमें, वहाँ पे यहाँ पे तो सिर्फ एक टीम इंडिया की थी ना, वहाँ पे 7-8 टीमें आएंगी ऐसी, उनको फेस करना है। कंडीशन डिफरेंट है, अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए, वो वर्ल्ड कप है। तो वो इस चीज़ के लिए ये जीत जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर ट्राई नेशन हो रही है वर्ल्ड कप से पहले, वो उस कंडीशन से यूज टू हो। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारी बॉलिंग है, जैसे टीम ने कम बैक किया, फाइनल एक टॉप क्लास टीम से जीते हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे अभी आपने स्टेप दिखाए हैं डांस के, वो दिल पे दिमाग पे हैं, जुबान पे नहीं आ रहे, तो ऐसे ही ये फाइनल जुबान पे नहीं आएगा, बाकी दुनिया को जुबान पे आएगा। ये ऐसा फाइनल है इंशाल्लाह। जी भाई, कामरान भाई की यही बात कि इस टीम का जो खिलाड़ी हैं, इनका नेक्स्ट स्टेप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है, बल्कि इनको मजीद रिफाइन करें, पॉलिश करें, ट्राई नेशन खिलाएं, अंडर 19 वर्ल्ड कप खिलाएं। ये जो विक्ट्री है कल वाली, बड़ी हिस्टोरिक विक्ट्री थी, ना ये डरे ना ये घबराए, और प्रेशर भी बड़ा अच्छा इन्होंने मैनेज कर लिया। जो हमारी सीनियर टीम है, सिंस द एक्चुअल वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर, कितना प्रेशर हमारी सीनियर टीम के ऊपर आ रहा है इस विक्ट्री के बाद? नहीं, वो तो खैर नहीं आना चाहिए और ना लेना चाहिए। अभी हमारा आगे ऑब्वियसली आगे T20 वर्ल्ड कप है, हमारी तैयारियां भी अपनी फाइनल स्टेजेस को पहुंच चुकी हैं। टीम का बैलेंस, पाकिस्तान टीम का बैलेंस सीरियसली कंसिडरिंग कि हमें श्रीलंका जाके खेलना है, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी अगर आप अपनी अच्छी प्लेइंग 11 बनाए और अपना फोकस गेम पे रखें, 100% दे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सीनियर टीम भी अच्छा करेगी। जहां तक बच्चों की बात है, देखिए सेलिब्रेशन बनती है, खुशी बनती है, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड, स्टे फोकस्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एशिया कप ना, आगे वर्ल्ड कप आना है, तो बड़ा स्टेप आगे आना है, उसके लिए तैयारी करनी है, वहां जाना है, वहां जाके अच्छा करना है। जैसे अभी बात हो रही थी कि वहां इंडिया जैसी और बहुत सारी टीमें होंगी, तो उसको आपने अपने जहन में रखना है। ये रॉ टैलेंट की बेस पे कभी कहीं जीत गए, कभी कहीं जीत गए वाली चीज कब तक चलेगी? इसको हमें प्रोफेशनल उसमें टर्न करना है। जब तक वो नहीं करेंगे ना, तो हमें इस तरह का टैलेंट भी पाकिस्तान टीम में नहीं मिलेगा। इन बच्चों को वहां के लिए रेडी करना है, तो इनको ये भी सिखाना है, ये भी समझाना है कि अभी आपने बहुत कुछ अचीव करना है। यही जो लोगों की बातें है ना कि कल इनको उठा के टीम में डाल दें, वो इसी वजह से कि ये पहले होता रहा है कि आपने किसी को देखा, 1-2 परफॉर्मेंस में आप टीम में ले आए, 1-2 परफॉर्मेंस के बाद आपने उसको कप्तान का कैंडिडेट बना दिया। इसकी वजह से पाकिस्तान टीम का यह हाल होता है। वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से खेल रहा था, जितने उसके चर्चे थे, क्या उसको इंडियन टीम में लाने की किसी ने बात की? कभी नहीं की। जायसवाल इतना रेडी प्लेयर है इंडिया का, उसको टीम में जगह नहीं बन रही है, वो वेट कर रहा है अपनी बारी का। तो इस तरह से हमको पेशेंस दिखाना होगा, हमको भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, और इन बच्चों को भी, तभी हमारी ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनिक होगी और सही तरीके से हम आगे जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं सना मीर को वैसे सुन रही थी, शायद साहब आपकी तरफ आती हूँ, वो ये कह रही थी कि इंडियन क्रिकेटर्स की बात कर रही थी, उनके अपने पर्सनल थेरेपिस्ट भी होते हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ मैनेजमेंट पर ही रिलाई कर रहे हैं कि वो उन्हें कोई थेरेपिस्ट प्रोवाइड करें, ताकि ये जो मराहिल होते हैं ना कि एकदम से आप लाइमलाइट में आ गए, उसको कैसे आपने उस प्रोसेस करना है, फिर आगे कैसे आपने कदम रखने हैं, फिर क्रिटिसिज्म भी होगा, सबको कैसे आपने झेलना है। शायद साहब अब अंडर 19 अगले महीने इसका वर्ल्ड कप है, शुरू हो रहा है, मेगा इवेंट है, ये जीत अहम साबित भी हो सकती है। अब यहाँ से कैसे आप मशवरा देंगे टीम आगे बढ़े?
देखें, वर्ल्ड कप से पहले एक ट्राई सीरीज भी है, वहाँ पे पाकिस्तान की टीम को जिम्बाब्वे, नामीबिया, जहाँ पे ये टूर्नामेंट होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसकी कंडीशन से हम आंगी मिलेगी, तो एक प्रोसेस फॉलो करेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान ने इंडिया को 2010 के बाद से नहीं हराया, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ी। 2018 में, 2020 में पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल खेला, सेमीफाइनल से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमें इस टीम से उम्मीद यकीनन हो चली है कि ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और इस जीत को जो कल भारत के खिलाफ मिली है, उससे भी अगर आप देखें, कंसीडर करें कि पाकिस्तान में अंडर 19 चैंपियनशिप हुई 3 दिन वाली, और वो एक दिन के खेल के बाद खत्म कर दी गई कि ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। उस एक दिन के मैच में समीर मिन्हास ने डेब्यू पे 100 किया, जो अब नहीं माना जाएगा, इसलिए कि एक दिन की क्रिकेट हुई, पूरा मैच ही नहीं हुआ। इंडिया की टीम ने पहले इंग्लैंड का टूर किया, 2 यूथ टेस्ट मैच खेले, 3 वनडे खेले, दोनों जीते उन्होंने। एक ड्रॉ हुआ, दोनों वनडे उन्होंने 3-2 जीता। फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए, उन्होंने 2-0 टेस्ट सीरीज जीती, 3-0 वनडे सीरीज जीती। उस टीम को हराना, इसका मतलब है पाकिस्तान की टीम, इसके बावजूद कि उसे इतनी कोई सहूलियात नहीं मिलती, इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, फिर भी अच्छा कर सकती है। तो जब हम एक्सपोजर दे देंगे, जब हम फिजियोथेरेपिस्ट दे देंगे, जब हम सारी चीजें दे देंगे, तो बिल्कुल और भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। और जिस तरह कहते हैं ना, विक्ट्री हैज मैनी फादर्स, अब अब्बा निकल के आएंगे मुख्तलिफ जगहों से, कोई फिजियो बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ज्यादा एफर्ट करेगा, और एफर्ट जब होगी तो पाकिस्तान के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया Thank you so हमारे much. पूरे पैनल का। कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशिम हमारे साथ मौजूद थे। और गाइस, नॉट टू फॉरगेट, हमारी अंडर 19 क्रिकेट टीम विकेट कीपर मोहम्मद शायान फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए थे। बहुत सी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके लिए। गेट वेल सून ब्रो, विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी। ब्रेक पर जाने से पहले जरा जाते आते वो दिखा दें, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, जो हमने दिल पाकिस्तान Oh yes, हमारे वो एक खिलाड़ियों दफा ने, दिखा दें। अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दें, नहीं तो हम ब्रेक पर जा रहे हैं। तो हमारे वो हुआ क्या था, सेलिब्रेशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें फिर जुनेद जमशेद साहब का मशहूर गाना है दिल पाकिस्तान, जिसकी हमें कहते हैं ना, एक मेमोरीज हमें ताज़ा हो गई। फरहान यूसुफ, समीर मिन्हास, चलें जी, इसी के साथ हम ब्रेक पर जा रहे हैं, आप देखिएगा। चलें जी, अब जरा आते हैं सियासत के मैदान में, और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही है कि पाकिस्तान को सियासी मिसाक और कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। अब ये कहते हैं कि ये मिसाक मुल्क के लिए है, जाहिर सी बात है, मुल्क के मफाद में है, और किसी एक शख्स, एक जमात या एक ग्रोह के लिए नहीं है। अब वो ये कहते हैं, ज़ाहिर है, जो बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी बड़ी पोलराइज्ड हो गई है कि मुखालिफ को बर्दाश्त से सुनेंगे तो शायद रास्ते निकल आएँ। सियासतदानों का काम डायलॉग के ज़रिए पुरअमन तरीके से मसाइल हल करना है। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी कहते हैं कि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ ही साथ अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की ज़रूरत है, PTI दुनिया के सामने पहले माफ़ी मांगे। क्या मुज़ाकरात शराइत पर मबनी होंगे? सवाल ये है कि PTI का ये कहना है कि फवाद चौधरी, इमरान खान और महमूद मौलवी के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है, इमरान इस्माइल के पास। जबकि अता तारड़ ये कहते हैं कि फवाद चौधरी बेबस हैं, ऐसे में बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये कुछ सवालात हैं। एंड ऑल्सो अता तारड़ साहब ने लिस्ट ऑफ एक कह लें कि डिमांड्स या शराइत रखी कि ये PTI पहले करे और उसके बाद फिर शायद मुज़ाकरात की तरफ बात बढ़ सकती है। उसमें माजरत भी थी। चले तो उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, ये ज़रूरत इस वक्त महसूस की जा रही है, और ज़ाहिर है जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि सियासी डायलॉग हो, सियासी मिसाक हो, इसके निकात क्या होने चाहिए? ज़ाहिर है कोई मामलात कहीं पर तो डिफ़ाइन होंगे, कोई हम डिसाइड करेंगे जी ये हमारी लिमिटेशंस भी हैं और ये हमारी इक़दार भी हैं जिसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना है। तो क्या बेसिक पॉइंट होना चाहिए इन मुज़ाकरात का? जी, इसका जो खाका है वो बुनियादी तौर पे आज से 19 साल पहले 2006 में मोहम्मद नवाज शरीफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने एक मिसाक़ जमहूरियत साइन किया था। उसके अंदर इसकी बुनियाद मौजूद है जिसको दोबारा देखा जा सकता है। मसलन एक बुनियाद तो बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए और जिससे इस मुल्क ने बड़ा, हम सब ने नुकसान उठाया है कि सियासत में जो है वो कानून के तहत नहीं, एक दूसरे के साथ मफाहमत के जरिए
कि हम अपनी जो जंग है सियासी मुखालफत की, वो ऐवान के अंदर लड़ेंगे और सड़कों पर नहीं लड़ेंगे। सड़क पर आप जरूर पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन सियासत में से हमें तशद्दुद का जो अंसर है, जो हमने बहुत खुलकर 9 मई 2023 को देखा और फिर 26 नवंबर 2024 को देखा, वो जो तशद्दुद का अंसर है वो हमें बाहर निकालना है। और ये जो सोच है और जिसकी ये धमकियां खासतौर पे आज की ऑपोजिशन की तरफ से आती हैं कि जी हम किसी और सूबे पर चढ़ दौड़ेंगे, हम वफाक पर चढ़ दौड़ेंगे, हम अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं। तो ये जो तरीकेकार है, इसको साइड पे करके एक दूसरे के साथ ये अंडरस्टैंडिंग कि अगर मुकाबला होना है तो वो पार्लियामान के अंदर होना है। मुकाबला होना है, आज भी ये मुमकिन है बड़ी अच्छी तरह कि जब 3 जमातों की 3 सूबों में हुकूमत है, केपी में तहरीक इंसाफ की है, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो क्यों ना हाकमियत का मुकाबला किया जाए कि बेहतर गवर्नेंस कौन डिलीवर कर सकता है, और उसके ऊपर गुफ्तगू हो और उस पर बात हो। जो बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस में कि हम किस तरह अपने जो हमारे रहने वाले पाकिस्तानी भाई और बहनें हैं उनकी जिंदगियां बेहतर कर सकते हैं, बजाय ये कि हम ये कहते रहे कि जिस तरह अभी अपोजिशन ने चंद दिन पहले कहा कि जी हमारे तो नौजवान आएंगे और आपके घरों में घुसकर बैठ जाएंगे। तो ये जो आंसर है ये निकलेगा तो फिर सियासत में एक ठहराव आएगा। कतई कलामी की माफी। खुर्रम साहब, अगर हम माजी से अगर सिलसिला शुरू करेंगे, अब एक शर्त ये भी रखी कि माफी मांगे इमरान खान साहब, लेकिन उससे पहले वो जो बात कहते हैं वो कहते हैं जी इलेक्शन टाइम पर नहीं हुए, जो टाइम था जिस तरह एक आइन उस वक्त कह रहा था, फिर वो ये तौजी पेश करेंगे जी इलेक्शन के नताइज पे वो सेटिस्फाई नहीं है। तो क्या आप समझते हैं डायलॉग के लिए बहुत सारे माजी के जो इश्यूज रहे उनको भी दुरुस्त करना पड़ेगा, उन पे भी डायलॉग होने चाहिए, फिर ये नुक्ता आएगा? जी मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ, क्योंकि वजीर इत्तलात बड़े माशाल्लाह मामला फहम और आकिल आदमी हैं, उनको बेहतर अंदाजा है कि इस वक्त सोच क्या है हाईएस्ट लेवल पे। लेकिन मेरी नज़र में तो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे होने के तहत हमारा अवलीन फर्ज ये है कि हम मादी की जंगें ना लड़ें और मुस्तकबिल की बेहतरी की जद्दोजहद शुरू करें। अगर हम मादी की जंगें ही लड़ते जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मादी के कुछ मामलात ऐसे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा तारड़ साहब ने, जिनसे हमें सबक सीखना है और सबक सीख कर आगे बढ़ना है। क्योंकि कौमी डायलॉग जिसका तारड़ साहब ने जिक्र किया है, कौमी डायलॉग तो कौमी इश्यूज पर होगा ना, वो जाती इश्यूज पर तो नहीं होगा। तो लिहाजा वो जो कौमी इश्यूज हैं बहुत सारे हैं, मसलन इस वक्त बहुत बड़ा कौमी इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत खतरे में है, वो दहशतगर्दी है जो हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं। तो अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो उस पर बात होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने कि वो आने वाले महीनों और सालों में, एक सेकेंड जी, आने वाले महीनों और सालों में पाकिस्तान के जो करोड़ों नौजवान मर्दों ख़वातीन हैं उनके लिए नया और बेहतर रोजगार पैसे कैसे पैदा करते हैं। ये सारे इशूज हैं जिस पर बात होनी चाहिए और डायलॉग होना चाहिए। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, हम जब ये मुज़ाकरात की बात शुरू हुई थी उस टाइम पे हम देख रहे थे कि हुकूमत की तरफ से बड़ा एक अनइंटरेस्टेड रवैया था। फिर उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मिसाक जमहूरियत की बात की, अता तारड़ साहब ने लिस्ट ऑफ कंडीशंस बताई कि ये पहले मानी जाए उसके बाद फिर मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी। तो मुज़ाकरात आपको लगता है कि शराइत पर मबनी होंगे, और अगर होंगे तो फिर तो वो शराइत की लिस्ट दोनों पार्टीज़ के पास है? जी देखिए ना, यही इशू है कि शराइत की भी गुफ्तगू हो सकती है अगर टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो, और उसकी जो बेहतरीन जगह है वो पार्लियामान है, जहां एक जमात के पास या मखलूत हुकूमत मौजूद है, दूसरी तरफ अपोजिशन का मैंडेट है। तो वो बैठकर एक एजेंडा मुरतब करें कि हमें इस पर बात करनी है। अगर सारा वक्त इसी पर जोर होगा कि हम हमलावर होंगे और अगर हमारी बात ना मानेगी, देखिए ये भी बड़ी बात है जो तहरीक इंसाफ का वतीरा है कि हमारी बात ना मानी गई तो अगला जुमला है कि तशद्दुद की धमकी दे देते हैं कि हम तो आ रहे हैं, हम तो लॉन्ग मार्च करेंगे। देखिए पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह सियासी और मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया है
जैसे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में जो मुआशी नमू है उसमें बदलना है। अच्छा। अगर उसमें सारा वक्त यही गुफ्तगू होती रहेगी कि कौन किस पर हमलावर हो रहा है, तो हम वो जो मुआशी ठीक है। ग्रोथ डिलीवर करनी है पाकिस्तानियों को, वो नहीं कर पाए। बीच में बड़ी हमने कोशिशें देखी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, लेकिन पीटीआई कहती है जी ये तो पीटीआई से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अता तारड़ साहब भी फरमाते हैं जी फवाद साहब बेबस हैं। अब एक बात जो पीटीआई के जो तर्जुमान है केपी गवर्नमेंट के शफी जान, वही कहते हैं कि मौलाना साहब किरदार अदा कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि मौलाना जो है वो एक कोई ऐसी किरदार इसमें रोल प्ले कर सकते हैं जिसमें दोनों जमातें उन पर ट्रस्ट कर सकती हैं, या हुकूमत या इत्तेहादी जमातें और पीटीआई उन पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकती है? लेकिन पहले आपकी इजाजत से मैं पूरी कौम को कल जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान को अंडर 19 एशियन चैंपियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी है और एक बहुत अच्छी फतह हासिल की है, उसके लिए पूरी कौम को भी मुबारक है और इन नौजवानों को भी मुबारक है। देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि जब वो खेल रहे थे तो हमें नहीं मालूम था कि ये किस सूबे से आए हैं, कौन सी जुबान बोलते हैं, कौन सी जमात है। उन सब उन्होंने अपनी मेहनत से और बड़े डिसिप्लिन से पाकिस्तान का झंडा ऊंचा किया है। तो ये यही दिस इज द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हम मिलकर जो है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए और उसकी दुनिया में ग्लोरी के लिए अपना काम करें। तो ये यही अगर सोच आ जाए कि भाई टीमें जो हैं वो आपस में भी लड़ती हैं और एक दूसरे से हमलावर होती हैं, कोशिश करती हैं, लेकिन किसी कानून के तहत, किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत, तो फिर उसके बाद जो रूल्स ऑफ द गेम के तहत। तो लिहाजा यहाँ भी हमें जो रूल्स ऑफ द गेम है वही, जिस तरह मैंने कहा सिर्फ एक मिसाल है 2006 की इताक़े जमहूरियत की, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये किरदार अदा कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके ऊपर जो लाल कांटा है वो तो हमेशा तहरीक इंसाफ लगाती है कि हमें ये अच्छा नहीं लगता, हम इसके खिलाफ हैं। और फिर जिस तरह बानी चेयरमैन की रवायत थी कि दूसरी जमातों के लीडरों के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल करते थे, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लिहाजा हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को से हमारे क़यादत के बहुत दरीना ताल्लुकात हैं, मेरी उनसे ज़ाती न्याज़मंदी है। तो अगर वो तहरीक इंसाफ उसके लिए तैयार है तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को अगर इस पर सोच प्रचार होगी, लेकिन मैं अपनी फिर ज़ाती राय दे सकता हूँ कि कोई ज्यादा एतराज नहीं होगा ज्यादा। लेकिन खुर्रम साहब, जब हम सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो उसके लिए फिर डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, नागुज़ीर है, सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब पीटीआई ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है, साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने भी पंजाब में बल्दियाती कानून के खिलाफ एक तहरीक का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में अब सियासी और मुआशी इस्तेहकाम अचीव करने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? देखिए, मैंने तो कहा ना, एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। अगर एहतजाज पुरअमन होगा और उसके साथ जो जुड़ी हुई बात यह है जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, पाकिस्तान के आइन में सिर्फ एहतजाज का हक नहीं लिखा हुआ। पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तान के रहने वालों का जो हक है अपनी जिंदगी जीने का, कि उनका कारोबार रोजगार बगैर रुकावट के उस तक पहुंचे, उनके बच्चों की तालीम। तो हमारा जो एहतजाज का तरीक़ेकार है, जो सियासी तरीक़ेकार अभी तक मुरवजा है। 21वीं सदी में इस पर भी बात करनी है कि हमें ऐसे एहतजाज नहीं करने जिससे ट्रैफिक बंद हो, जिससे लोगों की जिंदगियां मुतासर हों, जिसके लोगों के कारोबार बंद हो जाए। तो एहतजाज करें, अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन इस तरीके से कि दूसरे पाकिस्तानियों की जिंदगियां बंद ना हो, उन्हें तकलीफ ना हो, तो फिर जरूर करें एहतजाज। और यही बात है कि जब मौका होता है उस वक्त तो एहतजाज नहीं होता। मसलन जब ये आपने बात की कि जी जमात इस्लामी जो है एहतजाज करें, जरूर करें, लेकिन जब ये कानून डिस्कस हो रहा था, पहले इतने महीने ये स्टैंडिंग कमेटी में रहा, फिर असेंबली के सामने आया, उस डिलिब्रेशन के दौरान जब असल वक्त था अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने का, अपनी तजावीज देने का, उस वक्त तो नहीं किया। अब जो है, अब जबकि वो कानून बन गया है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जरूर करें, अमन के दायरे में रहकर करें। और इसमें फिर आपने जो कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का याद करा दिया। देखिए, जब 2019 में उन्होंने मार्च किया था कराची से लेकर इस्लामाबाद तक,
तो पूरा मुल्क में से गुजरे वो, लेकिन वो पुरअमन था, उसमें कोई किसी किस्म की वो जो मुहावरा है कि गमला भी नहीं टूटा। तो लिहाजा अगर हमें ये मिसाल इस्तेमाल करके एहतजाज जरूर करें, अपना रिकॉर्ड करें, लेकिन ये जो ख्याल ये है पाकिस्तान में, जो बड़ा एक सॉर्ट ऑफ नौ आबादियाती किस्म की सोच है कि जब तक सड़क बंद नहीं होगी और लोगों को हम तकलीफ नहीं देंगे तब तक तो एहतजाज रिकॉर्ड ही नहीं हो, किसी को समझ ही नहीं आएगी एहतजाज हुआ। तो लिहाजा ये जो चीजें हैं ये हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग कायम करनी है। कराची शहर में भी आपको पता है बड़ी एक रवायत रही है हड़तालें करने की, सड़कें बंद करने की। अब 21वीं सदी में हमें इससे आगे जाना है कि हम हमारी जमहूरियत में एहतजाज भी होगा लेकिन लोगों की जिंदगियां मुतासर नहीं होंगी, उनके कारोबार बंद नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुर्रम दस्तगीर साहब साथ थे और इस हवाले से अपनी राय दे रहे थे कि जी सियासत में डायलॉग की ज़रूरत है, उसी के तहत आगे बढ़ा जाता है और यही सियासतदान करते हैं। हाँ जी, हिद्दत की बात कर रहे थे हम। हाँ। और हिद्दत से फिर शिद्दत इख्तियार कर गई सर्दी दूसरे शहरों में। मैं कराची की बात नहीं कर रहा जनाब, कराची में ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी नाराज है हम लोगों से, हमने कोई सर्दी का बिगाड़ दिया, मतलब सर्दी रूठी हुई है। ने एक झलक दिखाई थी छोटी सी, हमें एक ट्रेलर दिखाया था हमें और उसके बाद वो गायब भी हो गई। और अब आप सोचें आज से ही बच्चों की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो ये हमारे साथ बचपन से स्कैम होता आ रहा है। मैं से स्कैम का वर्ड यूज़ करूंगी। हमारी जब छुट्टियां होती थी सर्दियों की, नाम है सर्दियों की छुट्टियों का, सर्दी है नहीं, और जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो फिर वैसे ही आप देखिएगा कैसे सर्दी हो जाएगी। एक एलिमेंट ऐसा है जो कि मैं कराची में देख रहा हूँ, गुज़िश्ता एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, फॉग आ गई भाई। ये फॉग कहाँ से आई और ये किस बात की बिला जवाज फॉग आ गई? सर्दी तो आई नहीं, फॉग आ गई भाई। और कल तो बहुत खतरनाक फॉग थी, पिछले 2-3 दिनों से बड़ी मतलब ना विजिबिलिटी अगर हम कहें ना कि बिल्कुल नेग्लिजिबल थी। ये देखें, ये कराची की फॉग है, ये लाहौर नहीं है जी, ये कराची है। ओह माय गॉड, ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम शायद लाहौर में जो स्मॉग और फॉग के बाद जो मनाजिर होते हैं वैसे मंजर हमें और यहाँ पे तो इतनी दरख्त भी नहीं है, इतनी डेंस कैसे है ये हम देख रहे हैं। बहुत डेंस फॉग थी। और अब सोचने की बात ये है कि आई कहाँ से और क्यों आई, इसकी क्या रीज़न है? सर्दियाँ तो आई नहीं, तो फिर फॉग क्यों आ गई इतनी ज़्यादा? ठंडी हवाएं तो कोयटा से आती हैं, अब ये फॉग कहाँ से आ रही है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। तो जनाब कराची का ये हाल है, सर्दियाँ भी यहाँ पे हैं नहीं, छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों के स्कूल की, लेकिन मुल्क भर में जी, मुल्क के दूसरे हिस्सों में सूरत हाल देखें तो हर जगह सर्दी ही सर्दी हमें नज़र आ रही है, महसूस हो रही है। नज़र नहीं आ रही, नज़र ऐसे आती है जिस फॉग की सूरत में, लेकिन अभी महसूस हो रही है। और अपर और लोअर चित्राल की अगर बात करें तो वहाँ तो बारिश भी हो रही है, साथ बर्फबारी भी हो रही है। और शिंदोर, कैलाश और यारकून वादियों के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी। मंजर आप देखें कितना खूबसूरत से लग रहा है, किसी कोई बाहर यूरोप में कोई मंजर देख रहे हैं, ऐसा खूबसूरत चमन, कोशिक टॉप, तोबा चकज़ई की पहाड़ियों पर साल की पहली बर्फबारी हुई जिसने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। इसी तरह भी दीरबाला, वादी कुमराट, लवारी टॉप पर बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप पर 1 फीट से ज़ायद बर्फबारी पड़ चुकी है। और मानसहरा का आगान कालाम में आसमान से रुई के गालों की बरसात ने इलाके के हुस्न को मजीद बढ़ा दिया। रुई के गाले सुन के कितना मतलब ऐसे फैसिनेटिंग लगता है ना। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, हम देख रहे हैं जी सऊदीया में, रियाद में, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। ऐसे वहाँ से मंजर हमें देखने को मिल रहे हैं कि हम हैरान हैं। दुबई में कितनी शिद्दत के साथ बारिश हुई है कि शारजा और दुबई देखने वाले लगते हैं। अच्छा जी, स्वाद की ज़रा बात कर लेते हैं। हसीन तरीन वादी है स्वाद हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये वादी अपने हुस्न जो है उसका हम कहते हैं ना, हम लोग वहाँ पर जाते हैं, अट्रैक्ट करती रहती है टूरिस्ट को, लेकिन सर्दी और बर्फबारी में तो ये और ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। और साथ ही साथ मालम जब्बा में स्कीइंग भी शुरू हो गई होगी इस टाइम पे, इस पॉइंट पर। तो हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम ने वहाँ से एक हमें अपडेट दे देंगे, तो ज़रा देख लेते हैं। जी बिल्कुल, जन्नत नज़ीर वादी सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस वक्त तो मिंगवरा शहर में बारिश थम चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सर्द हवाएं चल रही और मौसम निहायत ही सर्द हो गया। बालाई इलाकों में होने वाली बर्फबारी को देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाहों ने जन्नत नज़ीर वादी सवात का रुख कर लिया और उन्होंने कालाम, माओडन, मलम जब्बा, गबीन जब्बा, मरगजार और दीगर इलाकों में डेले डाल दिए, जिसके बायस बालाई इलाकों की रौनकों में इजाफा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक सयाह मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैं पेशावर से आया हूँ, इधर स्वात, इसके बाद कालाम जाएंगे,
उधर स्नोफॉल हुई है, इसके लिए इंशाल्लाह जाएंगे। जी बिल्कुल, जो सयाह आए हुए हैं तो वो बालाई इलाकों में लाइव स्नोफॉल देखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाह वहाँ पर लाइव स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। और जो बालाई इलाके हैं, बालाई सवात में तो हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी छाई हुई है। और मुहकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा और मौसम भी निहायत ही सर्द रहेगा। अच्छा, मैं सदफ एक आइडिया पेश करना चाहता हूँ, अपने व्यूअर से पूछना चाहता हूँ कि क्या वैसे कभी आप लोग हमारा प्रोग्राम बाखबर सवेरा किसी जन्नत नज़ीर वादी से ऑन एयर लाइव देखना चाहेंगे? मतलब सफेद पहाड़ों में हम बैठे हों, है ना? इसके लिए पता है आपको क्या करना है, आपने फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, हमारा जो फेसबुक पेज है उस पे जाना है, यूट्यूब पे आपने इतना लिखना है, इतना लिखना है कि बस हम वहाँ पहुँच जाए। आप समझ गए ना कि मैं यहाँ पे क्या सेटिंग कर रही प्लीज ढेर सारे कमेंट्स कर दें ताकि कोई ऑप्शन ही ना बचे, जाना ही पड़े। ऑप्शन ही ना रहे, इतनी फरमाइश कर दें कि किसी को ना कहने का कोई ऑप्शन ना रहे। चलें जी, अब ज़रा आ जाते हैं वापस कराची। और कराची में मौसम के जो तगय्युरात हैं उसने लोगों की तबीयत को बेहाल कर दिया है। यानी कि कभी थोड़ी सी सर्दी, कभी अचानक से गर्मी। अब लोग समझ नहीं आ रहा उन्हें कि वो जैकेट पहने ना पहने, कंबल ओढ़ें ना ओढ़ें, पंखा चलाएं ना चलाएं। ऐसे में क्या हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले ख़राब होना, आँखों से पानी निकलना और लोगों की कैफियत जो है जी कई दिन चल रही है। यानी 2 दिन 3 दिन की बात नहीं, हफ्ता भर ये मामला चल रहा है। भाई सिविल अस्पताल, जिना, अब्बासी समेत सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ और इमरजेंसी में रोज़ाना आप सोचें 2000 से ज़ायद केसेस आ रहे हैं इन्फ्लुएंजा के। और प्राइवेट अस्पतालों में तादाद अलग है, वो तो आपको हमें पता ही है कि वो अलग है। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि शहरी मास्क पहने, धूल मट्टी से एहतियात करें, हाथ धोने की आदत अपनाएं और रश वाली जगहों से प्लीज़ परहेज़ करें। तो वो तो हमने आदतें बिल्कुल छोड़ दी जो हमने कोविड में सीखा था, उसको हमने कहा बस ये कोविड के लिए ही था। नहीं जी, अब जितनी फॉग और जितनी पोल्यूशन, जितनी स्मॉग है, आपने ये सब लाजमी करना है। तो चलें बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर साहब। थैंक यू सो मच तहसीन ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। तो ज़रा बताइएगा ये जो फ्लू वायरस, ये वायरस है क्या है, इसकी जो अलामात हैं, सबको ही हो रहा है या ये लोग हो क्या रहा है इस वक्त सबके साथ, ये बता दें। अच्छा, जो ही सर्दी का मौसम शुरू होता है उसमें नज़ला ज़ुकाम, बुखार और खांसी शुरू हो जाती है। लेकिन ये सब फ्लू से नहीं होता, इन्फ्लुएंजा से नहीं होता। इसमें एक कॉमन फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन कोल्ड। अच्छा। इसके अलावा और भी वायरसेस होते हैं जो कि सर्दियों में करते हैं। अब जो फ्लू फैला है जिसकी आप तज़किरा कर रहे थे वो है इन्फ्लुएंजा ए, और ये इसमें एक मेजर शिफ्ट आया है इसके वायरस में, और ये पूरे यूरोप को इसने अपनी लपेट में लिया है। अमेरिका में भी ये अब वारिद हो गया है और पाकिस्तान में भी काफ़ी अरसे से ये डायग्नोज हुआ है। और इसको नाम दिया गया है H3N2 और इसको सब क्लेड के कहते हैं। तो ये इस तरह से जो है इस वायरस ने पूरे इसको लपेट में लिया है। इसकी कॉमन अलामत क्या है कि इसमें फीवर होगा, सडन फीवर होगा। अचानक आपको एकदम फीवर हो जाएगा। टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होगा, इवन 101, 102, 104 तक जा सकता है। और उसके साथ आपको सर में दर्द, जिस्म में दर्द, गला ख़राब और खुश्क खांसी। और ये बड़ा कंटेजियस है कि इवन के 6 मीटर के फासले पर अगर आपसे कोई है तो ये आपको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू लग जाएगा और विद इन अ डे और 2 आपको भी ये चीज़ शुरू हो जाएगी। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी बहुत कम है, तो बहुत जल्दी फैलाव इसका हो रहा है। इसलिए एक घर में आता है तो घर के सारे अफराद मुब्तला हो जाते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं कि एक तो ये इन्फ्लुएंजा से कोई भी वायरल हो, उससे निपटने के लिए हमने खुद साख्ता सेल्फ मेडिकेशन शुरू की हुई है। उसमें हम एक पैरासीटामोल तो लाजमी फ़र्ज समझ के खा लेते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। बुखार होता है 2 खा लेते हैं। और साथ ही साथ अब तो इतना हाथ हमारा खुल गया है, पैटर्न इतना चेंज हो गया है कि हम एंटीबायोटिक भी खुद ही कोर्स कर लेते हैं। 3 दिन का कर लो, 7 दिन का कर लो, 500 मिलीग्राम सुबह खाओ, शाम को खाओ। और जो ज़्यादा सियाने होते हैं वो कहते हैं खाने के साथ खा लो। मतलब हर घर में एक अपना ही एक रिवाज है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हाउ टू कोप अप विद दिस वायरस, और ये जो सेल्फ मेडिकेशन का तरीक़ाकार है ये सही है? ऐसे मतलब एंटीबायोटिक खा लेनी चाहिए? नहीं जी, टोटली बिल्कुल ऐसे तो गलत है। एंटीबायोटिक खाने की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और इस रेजिस्टेंस की वजह से जो देखिए, इसकी मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। एथ्रोमाइसिन मैं नाम ले रहा हूँ,
एथ्रोमाइसिन एक दवा थी जो कि पहले गले की दवा के नाम से मशहूर थी, जहाँ गला ख़राब हुआ लोगों ने गए और खा लिया। आज भी यूरोप में ये जो नमूनिया के केसेस हैं वो एथ्रोमाइसिन से ट्रीट होते हैं। सोचे। और हमारे यहाँ गला ठीक नहीं होता इससे। यूरोप में तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक जी देते ही जी नहीं है। बिल्कुल, प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप कोई भी दवा लेने जाएं आपको मिल जाती है। तो ये बड़ी मसाइल खतरनाक दवाएं मिल जाती हैं। बिल्कुल बहुत खतरनाक दवाएं मिल जाएंगी, नींद की गोलियां आराम से मिल जाती हैं। लेकिन ये हम क्या ऐसे सीरियस लें, कोई इसकी वैक्सीन है, किस तरह से बचें? देखिए, इसका बचाव का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाएं। हमने अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने का कोई सोचा ही नहीं है। हम वक्त जब आता है ना, जब कहते हैं एट द 11th आवर, तो हम सोचते हैं क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नंबर 1 इज़ द बैलेंस डाइट, नंबर 2 इज़ द एक्सरसाइज, नंबर 3 कि आप स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, नंबर 4 आपको 7 आवर्स की नाइट स्लीप चाहिए, नंबर 5 आपको सोशल कॉन्टैक्ट्स अपने बेहतर करने हैं, लोगों से मेल जोल, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, ये बेहतर करना है। फिर अवॉइडेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस है, इनसे बचना है। ये सारा कुछ आप करेंगे तब जा करके आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ेगी। अवॉइडेंस ऑफ सब्सटेंस जो है, हार्मफुल सब्सटेंसेस में आई थिंक ये आपकी पोल्यूशन भी आ जाती है, पॉल्यूटेड एयर भी आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है, तंबाकू नोशी भी आ जाती है, और जितने किस्म के आप देख लें ये हार्मफुल सब्सटेंस है, इनसे बचना पड़ेगा, तब जा करके हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ेगी। लेकिन 2 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है ना हमारे माशरे में, एक एक्सरसाइज नहीं है, एक रात की नींद नहीं है। सही बात है। 4 घंटे सो करके लोग समझते हैं कि हम फ्रेश रहेंगे। बड़ा तीर मार लिया, कमाल कर लिया हमने। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे बताएं कि आजकल अपनी डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए जो जिससे हमें ये वायरल, क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट का भी सीजन है, तो क्या हमें ऐसी देखिए मल्टी वाइटामिन्स, जिसमें विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कुदरत के इशारे भी हमें दे रहे हैं, जितने ये रसदार फल हैं इनमें विटामिन सी की मकदार ज़्यादा है, अमरूद में बेतहाशा विटामिन सी है, लेकिन लोग अपनी चॉइस के हिसाब से खाते हैं। आपको और हमें मौसम के एतबार से जो मौसम का फल है वो खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, तो इससे आपको विटामिन सी। आपका गला ख़राब हो या आपको नज़ला ज़ुकाम हो तो उसमें आप ये सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, ये कीनू बिल्कुल खा सकते हैं, बस खट्टे फल ना खाइए। अदरवाइज़ सारे फल खाए जा सकते हैं। और फल खाने का टाइम होता है, आप रात के टाइम पे ना खाएं, दिन के टाइम पे खाएं, और ऐसे वक्त खाएं जब आपका बिल्कुल, यानी कि फ़ौरन खाने के बाद ना खाएं, 1-2 घंटे के बाद एम्प्टी स्टमक आपका ना। हाँ। अच्छा ज़रा ये बता दें, अब ये जो वायरस है इसका क्या दौरानिया होना चाहिए? फ़र्ज़ करें अगर 2 हफ्ते परसिस्ट कर रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना लाजमी है। देखिए 2 हफ्ते नहीं परसिस्ट करता, यूजुअली 1 हफ्ते का ये सारा कुछ है। लेकिन होता क्या है, इसमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जब कभी आपको फीवर 4 दिन से ज़्यादा हो जाए, या फिर जो खांसी है वो प्रोडक्टिव हो जाए, यानी स्प्यूटम आना शुरू हो जाए, आप समझ लीजिए कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये आ गया है। आपको लाजमी डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इसमें होता यह है कि जो लोग क़ुव्वत मदाफ़ियत में कमी का शिकार होते हैं उनको नमूनिया होने का चांसेस बढ़ जाता है, और फिर हॉस्पिटलाइजेशन तक बात चली जाती है। तो इससे बचने के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि इस पर देखिए जो इन्वेस्टिगेशन है हम नहीं कराते, और ना रिकमेंडेड है कि आप इन्फ्लुएंजा के लिए टेस्ट कराएं। लेकिन स्पेशली बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं। जी जी, उनको वैक्सीनेशन अमूमन बच्चों में 2 शॉट्स लगाते हैं, बड़ों में 1 ही शॉट्स काफ़ी है। तो वो वैक्सीन अगर लगा दें, और हर साल इसकी वैक्सीन नई बन करके आती है। किस सीज़न में लगती है? ये अमूमन हम लगा देते हैं विंटर आने से पहले, यानी सितंबर के महीने में लगा लिया जाए तो फिर पूरा साल, अगर हुआ भी अगर इन्फ्लुएंजा तो वो सीवियरिटी की तरफ नहीं जाएगा, क़ुव्वत मदाफ़ियत आपकी उसके खिलाफ रहेगी। और जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जी जी, जिसमें पहली वर्ज पे है, बॉर्डर लाइन पे है, उनको कोमॉर्बिड के साथ, किसी को हार्ट डिजीज़ है, कोई डायबिटिक है, और रीनल डिजीज़ है, या एस्थमेटिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, COPD है जो स्मोकर्स को हो जाती है, उन सब को लगाना चाहिए। ये सितंबर के महीने में वो सब लगवा लें। और आपने कहा कि भाई अपनी डाइट को बैलेंस रखें, एक्सरसाइज करें, डिस्टेंस रखें, और अपने हाथों को भी वॉश करें, और कोशिश करें कि बाहर निकलते वक्त आपने जी मास्क ज़रूर पहनना है, और ऐसे खाने खाइए जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, यानी कि विटामिन से भरपूर, जी न्यूट्रिशन से भरपूर चीज़ें आपने खानी बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर तहसीन फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत शुक्रिया। ये जी हमारी कोशिश थी, क्योंकि हम सब के दुख साझे हैं,
हमने भी इस मराहिल से गुजरे हैं। लास्ट वीक जो कैफियत रही थी, और आप लोगों को थोड़ा सा मशवरा है जी, अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें। चलें जी, अब आपको जरा ले जाते हैं लाहौर की कनाल रोड पे। अच्छा सही में लाहौरियों की वहाँ तरह क्या बोला हो रहा है? कनाल रोड नहीं, हम वहाँ पर बोलते हैं कनाल रोड। तो वहाँ पर ये हो रहा है कि ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत कनाल रोड को खूबसूरत बनाया जा रहा है और नहर के अंदर नस्ब खूबसूरत मॉडल्स और किनारों पर रंग बिरंगी रोशनियों ने जिंदा दिल शहर के हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। क्या खूबसूरत हमारे शहर को सजाया जा रहा है, लाहौर को, और साथ ही साथ कराची को भी हम ऐसे ही खूबसूरत सजा हुआ देखना चाहते हैं। बट एनी हाउ, लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं उल्फत मुगल, तो जरा उनकी ये रिपोर्ट देख लें। कुदरती और मसनूई हुस्न के हसीन इम्तजाज की बदौलत शाम ढलते ही लाहौर नहर किनारे रोशनियों का राज शुरू हो जाता है। फवारों से निकलता पानी और इस पर सुर्ख, सब्ज और नीले पीले रंगों की रवानी आंखों को भली लगे। फवारे से गिरते पानी में बतखों के मॉडल्स और सफेद रोशनी की आंचल में खिलते फूल पहले से खूबसूरत नहर के माथे का झूमर साबित होने लगे। इंसान दोस्ती में मशहूर गौते लगाती डॉल्फिन, दरख्त पर बने आशियाने और दुनिया के सरसब्ज मॉडल्स ने मसरूफ तरीन शाहराह से गुजरने वालों की तवज्जो खींच ली। मैं डेली इसी नहर किनाल रोड से जाता हूँ, ठीक है। मेरा तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र है और मैं डेली देखता हूँ बड़ा अच्छा माहौल बन गया है। पहले इतना नहीं था खास, अब तो बड़ा अच्छा उन्होंने डॉल्फिन, ये लाइट्स वगैरह लगा दी हैं। बाहर से जो टूरिज्म आते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं। मैं ना शकुपुरा से आया हूँ, इधर लाहौर नया हूँ, तो इधर नहर पे रोजाना ही आते जाते हैं। तो माशाल्लाह ये सारी नहर को और ज़्यादा प्यारा बनाना चाहिए। PHA ने ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत नहर किनारे पगडंडियों को ऐसे सजाया कि शहरी मोतरिफ हो गए। कैमरामैन सैयद महताब के साथ उल्फत मुगल, ARY न्यूज़, लाहौर। अच्छा, वो जो हम क्या कहते हैं बात है भाई, इतना हसीन शहर इस वक्त ये लग रहा है। और आई गेस ये फेस्टिविटी का पूरा सीजन आई थिंक ये रहेगा। बिल्कुल रहेगा, और विंटर्स में और खास तौर पर साथ साथ क्रिसमस की वजह से लिबर्टी चौक की बड़ी खूबसूरत नवाराइश की है। ये वो जो आप सुनते थे ना, नैरो नहर आ जाओ, ये वो वाली नहर है। अच्छा, ये नैरो नहर है। हाँ जी, नहर है, ठीक है जी, क्या बात है वो जी। भी था नहर वाले पुल ते बुला के, नहर वाले पुल ते बुला के, वेरी नाइस। आगे भूल गई होरे माही कितने रह गए। हाँ, इतनी जो है पंजाबी में बोल सकती हूँ। चलें जी, अब आपको हम फिर से ले आते हैं कराची शहर में, क्योंकि जो किताब से मोहब्बत करते हैं उनके लिए इस वक्त बड़ा मज़े की यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है। यानी कि एक्सपो सेंटर कराची में जो लोग इल्म से, बुक्स से और नई नई कहते हैं ना किताबें, नॉवल, हर तरह की किताब, लिटरेचर पढ़ने से मोहब्बत रखते हैं, इसमें कोई एज ग्रुप जो है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। उनके लिए जी शहर के निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस के अलावा जामियात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तालबात ने भी इस मेले में, जिसे कुतुब मेले कहा जाता है, बुक फेयर, इसमें शिरकत की है। और मुंतज़मीन कहते हैं तकरीबन जी 5 लाख से ज़ायद अफराद ने जी शिरकत की। रात की तक ये अपडेट थी। तो तफसीलात जान लेते हैं अनवर खान की इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर कराची के अंदर आलमी कुतुब मेला जारी है और मुंतज़मीन के मुताबिक 329 स्टॉल यहाँ पे बनाए गए थे। 17 गैर मुल्की पब्लिशर इस आलमी कुतुब मेले का हिस्सा हैं। कराची की मुख्तलिफ सरकारी जामियात, तालीमी इदारों, दीनी मदारिस के तलबा और तालिबात और बिखुसूस तालिबात ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है। और इसके साथ साथ बैरून मुल्क से जो है पाकिस्तानी, वो भी इस खास तौर पर इस कुतुब मेले में शिरकत के लिए आए। अमेरिका से बास चेरियाँ पहुँचे। यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी हुई, और ख़ास तौर पर नौजवानों से किताबों की जो मोहब्बत है इस AI के दौर में, वो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और AI को इस्तेमाल करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि मोमिन जो है वो वक्त के तकाज़ों के साथ चलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो किताबें जो है ना, वो एक बड़ा ताल्लुक़ जोड़ती हैं, आपका एक साथ होता है उसके साथ। आप अगर TV फ़ोन पे AI देखेंगे तो दूसरी तरफ आप निकल जाते हैं चीज़ों में, लेकिन किताब आपको इन्वॉल्व करती है। और ये बड़ी खूबी की बात है कि इस तरीके से किताबों की मोहब्बत पैदा करना। इस कुतुब मेले में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चों में ये शौक़ डेवलप हो रहा है और इस तरीके के इवेंट होने चाहिए, क्योंकि आपको एक ही जगह पे हर किस्म की बुक मिल रही है और बच्चों में तालीम और तरबियत हम इस हिसाब से अच्छी कर सकते हैं। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और मैंने बहुत सारी अभी इंटरेस्टिंग तरह की किताबें ढूंढी है। किताबों से मोहब्बत का ये ताल्लुक आप देखें, हर उम्र के अफराद से किताबें खरीद के यहाँ से निकल रहे हैं। इल्म का शहर है, इल्म की बस्ती आबाद है। तो कमोबेश 3 लाख से ज़ायद अफराद इस आलमी कुतुब मेले के अंदर शिरकत कर चुके हैं। और यहाँ आने वालों के अंदर दीनी मदारिस के तलबा और तालिबात की तादाद भी शामिल थी। ताहम सबसे ज़्यादा तालिबात ने इस कुतुब मेले के अंदर शिरकत की और ये कुतुब मेला अपनी आमोताब के साथ जारी है। जी, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर इंटरनेट ना हो तो जी हम कैसे गुजर बसर करेंगे। मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, इंटरनेट ना हो ना, मैं तो एक कोना पकड़ूँ, बुक्स लूँ, चिल करके। और अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, इंटरनेट ना हो ना, तो मैं तो एक कोना पकड़ूँ और सो जाऊँ। मैं क्या करूँ इंटरनेट के बगैर। अच्छा, मैं इस बात पे ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
चलें जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। अच्छा, सफ़र चाहे जितना भी तवील हो, अगर कोई साथ में हम सफ़र हो तो सफ़र कट ही जाता है। भाई कुछ लोग तो हम सफ़र को ही कटा देते हैं और कहते हैं जी जितना मज़ा हमें दोस्तों के साथ आता है हम सफ़र के साथ शायद उस हम सफ़र को हम नवाई ना थी। क्या बात। अभी हम इस पोइट्री से बाहर निकल आते हैं, लेकिन अब हम आपको रियल कपल के साथ लेकर जा रहे हैं। जनाब ये एक जोड़ा है और इन्होंने शहर कायद से यानी कराची से खुंजराब तक पैदल सफ़र करने की ठान रखी है। अभी ये खुंजराब नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये जो पूरा रास्ता तय करेंगे ना, ये रास्ता है 2500 किलोमीटर तवील। अब मोहम्मद रेहान और उनकी अहलिया सफ़िया नास इस मिशन के लिए 800 किलोमीटर का फासला तय करके पहले बलूचिस्तान के इलाके खानजई पहुंचे और अब उन्होंने ज़िला योब में क़याम किया हुआ है। बिल्कुल जी, रेहान और उनकी अहलिया को बलूचिस्तान तक पहुंचने में नाइट स्टे में कई मुश्किलात पेश आई। क्या मुश्किलात थी, क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से वो पैदल सफ़र कर रहे हैं? हमारे साथ रेहान और सफ़िया मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक भी हो आपको कि आपने कामयाबी के साथ आप लोग योब तक पहुँच गए हैं। सबसे पहले ये बताइएगा ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि कोई नॉर्मल बंदा जब एवरेज इंसान ये सोचता है कि पैदल सफ़र करना है, चाहे वो 5 मिनट की वॉक क्यों ना हो, तो ज़रा एक दफ़ा ना दिल को हाथ पड़ता है। तो आपने कराची से खुंजराब तक पैदल जाने का सोच लिया? सर, सयाहत का हमेशा से शौक रहा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर घूमने का इत्तेफाक हुआ तमाम चारों सूबों में, खास तौर पे जो नॉर्दर्न एरियाज है, और मुख्तलिफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर हम घूमते रहे हैं। और इस दफा हमने सोचा कि क्यों ना कुछ यूनिक आइडिया लगाया जाए और उस यूनिक आइडिया में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया जाए और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमारी इंटरेक्शन हो और यहाँ की सकाफत, यहाँ का कल्चर, यहाँ की जबान और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। और हमारा ताल्लुक एक सोशल मीडिया से भी है और सोशल मीडिया में अपने इस सफर को हम कैमरे की आंख में कैद करके अपने व्यूवर्स तक भी पहुंचा रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, सफ़िया से भी हम जानना चाहेंगे। सफ़िया, अभी तक आपका सफ़र कैसा जा रहा है, कितना एंजॉय कर रही हैं? बलूचिस्तान कैसा लग रहा है आपको, बलूचिस्तान का कल्चर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बलूचिस्तान बहुत अच्छा सूबा है और यहाँ मैं भी आई थी, लेकिन इस दफा जिस तरीके से आई हूँ तो इसमें ज्यादा मजा आया है। सफ़िया, एक बात बताएं कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग या अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लग रहा है आपको इस पूरे ट्रिप के अंदर? इस पूरे ट्रिप में सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है वो जाहिर सी बात है हमारा सफर पैदल है और इस सफर के दौरान हमें छाले भी पड़ रहे हैं, पैरों में सोजिश भी आ रही है, पड़ रहे हैं, मसल्स पेन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। बाकी अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के खदशात हमेशा से इस सूबे में रहे हैं। हम अपने इस सफर के दौरान सफर की सारी पॉजिटिव चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज्यादा सुनसान इलाकों से हमारा गुजर हो रहा है, जहां दूर दूर तक कोई आबादी, कोई जिला। लेकिन रेहान, हम ये जरा जानना चाह रहे हैं, जाहिर है बड़ा मुश्किल तो होंगे और हर सफर में चैलेंजेस भी आते हैं और वॉक करना, और अगर आप यूज्ड टू ना हो, मुझे जरा ये बताइएगा आपने क्या मैप बनाया था अपने माइंड में कि कितने दिन हमें लग सकते हैं? समटाइम्स ऐसे होता है हम प्लानिंग करते हैं जी हम 10 दिन में ये चीज़ें देख लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा दिन लग जाते हैं। हमारा ये बजट होगा मगर उससे ज़्यादा बजट लग जाता है। तो क्या आपका प्लान अकॉर्डिंग टू योर प्लान चल रहा है या डिफरेंट, इसमें भी कुछ फ़र्क आ रहा है? देखिए, प्लान के मुताबिक तो हम बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि दिसंबर के एंड पे और जनवरी के स्टार्ट पे बलूचिस्तान में अगर हम सफर करेंगे तो बलूचिस्तान के स्नोफॉल के आएंगे और यही का हिसाब किताब लगाया था कि किस हिसाब से हम चलेंगे कि बर्फबारी से पहले बलूचिस्तान के स्नोफॉल के एरियाज को हम क्लियर कर लेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जोब शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें खबर मिली, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, कि बलूचिस्तान के स्नोफॉल एरियाज में बर्फबारी होना शुरू हो गई है। अभी हमारा सफर करना है क्योंकि यहाँ पर 2 दिनों से जिला
के अंदर शदीद बारिश हुई है। तो मैम सारा कुछ प्लान के मुताबिक ही अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कहीं पे ऐसा हुआ है कि हमारी थकावट, हमारे मसल्स ने हमें आगे जाने पर रेहान एक बात बताइएगा, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, ये कराची से खुंजराब तक का आपका प्लान था। तो आप बलोचिस्तान, आप मतलब योग में क्या कर रहे हैं? कराची से चाइना बॉर्डर, देखिए दूसरा रास्ता सिंध और पंजाब वाली साइड का भी था, लेकिन बलोचिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में, खास तौर पर हमारे दूसरे शहरों में, सूबों में बलोचिस्तान के हवाले से एक नेगेटिव तो रास्ता कौन सा इख्तियार करेंगे? सर आरसीडी हाईवे और उसके दो हाईवे के बाद अब जो हमारा सफर होगा ज़ोब डेरा इस्माइल। क्या बात है सफ़िया, ज़रा सा हमारे खाने बहुत लजीज हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब कराची में तो हर तरह का खाना मिल जाता है, बट स्टिल पाकिस्तान के किसी भी शहर सूबे चले जाएं, बहुत एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट खाने। ज़रा हमें बताइएगा कैसे टेस्ट, कैसा खाना है वहाँ का? बलूचिस्तान का खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, और सफ़िया ये बताएं रोश, और आपने क्या क्या ट्राई किया, कुछ डिशेस बताएं हमें, आपने बलूचिस्तान में क्या क्या खाया? हमने खाया रोश, खाया लांदी खाई, बहुत सारी चीजें सबने। क्या बात है, ज़बरदस्त जनाब सफ़िया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद रेहान, आपका बहुत शुक्रिया, एंड वी विश यू गुड लक। आपका सफ़र जो है साथ खैरियत के गुजरे और पाकिस्तान के जी खूबसूरती को आप देखें, एंजॉय करें हमारे कल्चर को। और हमारे यहाँ मैं हमेशा वीडियोस देखती हूँ अक्सर साइम, तो उसमें जो फॉरेनर्स आते हैं वो एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, कहते हैं पाकिस्तानी हमसे पैसे नहीं लेते। चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे वो होटल वाले हो, कभी भी पैसे नहीं। अग्रीड, एक चाय वाले से लेके और एक कैब ड्राइवर तक, कोई भी कहीं पर भी चले जाएं, फॉरेनर्स अगर जब आते हैं तो हम इतने मेहमान नवाज वॉर में पकड़ के खाना खिलाते हैं, एक तो ज़बरदस्ती, चाहे उनको भूख ना भी लगे, उसके बाद पैसे भी नहीं लेते हम उनसे। तो ये हमारे मुल्क की क्या कहते हैं सकाफत है, रिवायात है, इक़दार है, जिनको हमने अभी तक थामे हुआ है। तो हमें दें इजाज़त, मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।